हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम दिस इज वॉरियर एकेडमी इट्स ऑल अबाउट यू। और मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th साइंस से चैप्टर नंबर 1। यानी कि आज हम केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे, यानी केमिस्ट्री हम डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर फर्स्ट का क्या नेम है फ्रेंड्स? ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यानी कि इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, उस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड इक्वेशंस दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। मतलब यार बेटा देखो, टेंथ का केमिस्ट्री जो है सबसे इजी पोर्शन है पूरे साइंस में अगर देखा जाए तो। और मैं इस तरह से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाए। इसमें कुछ एनसीईआरटी के बेसिस पर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसे वैसा आपको करना है। सेलेक्टेड इक्वेशन से मैक्सिमम पूरे 3 या 4 चैप्टर्स में 30 लगभग इक्वेशंस हैं। ठीक है, 30 इक्वेशंस को अगर आप याद कर लोगे तो ओवरऑल आपका केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं इस फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, आज का फर्स्ट टॉपिक है सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो फिजिकली जो हमें दिख सके, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो हमारी आंखों से दिख सकता है, ठीक है, उसे हम फिजिकल रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन की बात आए तो केमिकल रिएक्शंस हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता। ठीक है, उस अब हम कैसे पता करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस है या फिजिकल रिएक्शंस है? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि आपके पास आइस जो है, जैसे कि हम ले लेते हैं एक आइस है हमारे पास, ठीक है, ये आइस क्यूब है। अब ये आइस क्यूब मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, आइस क्यूब, और ये एक लिक्विड यानी कि वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्या ये फिजिकल रिएक्शंस है या ये केमिकल रिएक्शंस है? तो पहले तो हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या है? जब टू या मोर देन टू सब्सटेंस या कोई एक सब्सटेंस मिलके भी आपके क्या करे, ऐसा सब्सटेंस बनाए जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से अलग हो। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से अलग हो उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन विच वन एंड मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि जो एक नया सब्सटेंस बनेगा उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टीज होगी। अगर आप पहले किसी एक सिंगल सब्सटेंस को यूज कर रहे हो उससे वो प्रॉपर्टीज अलग होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था आइस एंड वाटर का। तो आइस भी क्या फॉर्म होता है? H2O का फॉर्म होता है। वाटर भी किसका फॉर्म होता है? H2O का फॉर्म होता है। यानी कि सिंपल सा है, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हुई है। आइस जो है पहले भी H2O का फॉर्म था, वाटर जो है वो भी H2O का फॉर्म था। दैट मीन्स यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। H2O एज इट इज H2O था, बस वो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में था आइस में, और यहाँ पे वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में था। लेकिन ये मेल्ट हुआ है। मेल्ट होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि आइस जो है वो भी वाटर का फॉर्म था, वाटर भी H2O यानी कि एक तरह से H2O का फॉर्म है। तो यानी कि ये जो है फिजिकल रिएक्शन है ना कि केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया? तो अब देखते हैं, यानी कि जो दो सब्सटेंस से अब हम नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो सपोज हमने कहा कि हमारे पास दो सब्सटेंस है ए एंड बी। ए एंड बी को यूज करते हुए हमने बनाया सीओडी। तो ए बी को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और उससे बनने वाला सब्सटेंस वो कहलाता है आपका प्रोडक्ट, यानी कि सी और डी जो है वो आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे, जबकि ए और बी रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्टेंट है, और ए और बी से जो आउटपुट हमें मिलता है रिएक्शन के बाद वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है हमने। एक सोडियम है हमारे पास, एक वाटर है। जब सोडियम और वाटर को हम मिलाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा?
एक तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और H2 अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि Na, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा, ठीक है, H प्लस और OH, यानी कि ये हो गई आपकी गर्लफ्रेंड, ये इसका बॉयफ्रेंड। अब सपोज Na प्लस आया, ठीक है, अच्छे से बाइक वाइक में बढ़िया सा चश्मा लगा के कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया से वहां से निकलता है। ठीक है, तो Na+ जो बॉय है वो OH को अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, OH यानी कि ये गर्लफ्रेंड क्या करती है H की, ये इधर आ जाती है, यानी कि H+ आयन से वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो आपका नया सब्सटेंस जो बनेगा वो बनेगा NaOH, और अब बेचारा H अकेला रह जाएगा। तो ऐसा ही अब क्या होता है कि जब आपका ब्रेकअप होता है, गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है, तो कोई दोस्त ही आके आपको संभालता है ना, और वो दोस्त जो होता है वो भी आपकी तरह ही होता है, तभी वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाएगा। तो H+ को समझने वाला कौन है, इसके जैसा ही कोई बंदा होगा H+। तो H+ और H+ मिलके बनाएगा H2, और Na और OH मिलके बनाएगा NaOH। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट केमिकल रिएक्शंस। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, जब कोई एक या दो सब्सटेंस मिलके नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से अलग होती है। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में वो होता है रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो होते हैं आपके, यानी आउटपुट जो हमें मिलेगा, आउटपुट में जो सब्सटेंस मिलेगा वो होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया Na+H2O। ठीक है, तो Na जो है OH से रिएक्शन करेगा और H+H+ आपस में रिएक्ट करेंगे और H2 बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। ओके, अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं या जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है केमिकल रिएक्शन की जिससे हम पता कर सके कि ये केमिकल रिएक्शन है और ये फिजिकल रिएक्शन है, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो हम करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिसमें से सबसे फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, यानी कि आपके तीन तरह की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अगर आपकी स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से सॉलिड में चेंज हो जाती है, दैट मीन्स वो केमिकल रिएक्शंस होगी। ठीक है, जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं वैक्स, यानी वैक्स मीन्स जो आप कैंडल यूज करते हैं, मोमबत्ती जो हम यूज करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम मोमबत्ती को बर्न करते हैं या जलाते हैं, ठीक है, यानी कि वैक्स को अगर हम बर्न करते हैं तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होती है। ठीक है, कभी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गई हो और आपका बाथरूम जो है बंद है, तो वहां पे आप कैंडल लेके जाओगे। ठीक है, कैंडल लेके जाओगे तो अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं पे ही रहोगे, तो वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलने, मतलब सफोकेशन होने लग जाएगा, दम घुटने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, क्योंकि अगर हम वैक्स को बर्न करेंगे तो। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, वैक्स का जो फॉर्म था, फिजिकली स्टेट चेंज हुआ है, यानी सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हुआ है, और साथ ही साथ में हमें वहां पे गैस भी मिलती है। ठीक है, यानी कि ये जो है केमिकल रिएक्शंस है, इसे हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं HCl को, और अमोनिया जो है वो होता है NH3, HCl के साथ रिएक्ट करके आपका बनाता है NH4Cl। क्या बनाता है फ्रेंड्स? NH4Cl। NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे अमोनिया जो है NH3 वो गैस फॉर्म में होती है, साथ ही साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इस इक्वेशन में गैस फॉर्म में होगा, और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो बना वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये है आपका केमिकल रिएक्शंस, यानी कि ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शंस है। यहाँ पे क्या हुआ, दो गैसेस मिलके एक सॉलिड बना रहा है, दो गैसेस मिलके यहाँ पे एक सॉलिड बना रहा है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशन होगी। समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है आपका केमिकल रिएक्शंस का, कि यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में चेंजेस आएगा। ठीक है, पहले वाला था कि उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस आए और कलर में भी चेंजेस आए। ऐसा हो सकता है कि मोर देन टू प्रॉपर्टीज या मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे देखी जाए केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा एक ही दिखेगा। ठीक है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखेगी।
मोर देन वन एंड मोर देन टू मोर देन थ्री, यानी कि या सभी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिख सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होती है चेंज इन कलर की वजह से पहचानी जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब डाइल्यूट का मतलब उसमें थोड़ा हल्कापन है ना, तो उसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, इसमें हम कुछ लेमन जूस या साइट्रिक एसिड जो है वो मिक्स करते हैं धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, कुछ ड्रॉप, एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, धीरे धीरे ड्रॉप जो है हम बढ़ाते जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है वो धीरे धीरे फेड होने लग जाता है, यानी कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो कलर जो है डिसअपियर हो जाएगा और वो जो सॉल्यूशन है हमें कलरलेस मिलेगा। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नंबर वन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट एंड लेमन जूस को मिक्स किया, एक नया सॉल्यूशन मिला जो कि कलरलेस था। जबकि पहले वाला सॉल्यूशन जो था उसमें क्या था, पर्पल कलर था, लेकिन इस नए सॉल्यूशन में जो हमें मिला वो था कलरलेस। तो यानी कि ये एक तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल है वो है लेड ऑक्साइड। जब लेड ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, जब PbO4 को हीट देते हैं, यानी कि PbO and O2 ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज करी जाती है। ठीक है, लेड ऑक्साइड यानी कि PbO4 का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है और लेड मोनोऑक्साइड का जो कलर होता है आफ्टर रिएक्शन येलो होता है। यानी कि जब हम PbO4 को हीट देने पर जो रेड कलर होता है वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। येलो कलर में चेंज क्यों होता है, और ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी, गैस है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो गैस तो हमें मिलेगी नहीं, वो तो इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो सॉलिड पहले क्या था, PbO4। ठीक है, हमें क्या मिला, लेड मोनोऑक्साइड मिला। अब लेड मोनोऑक्साइड का कलर जो होता है वो येलो होता है, जबकि लेड ऑक्साइड का कलर हमारे पास रेड होता है। ठीक है, तो रेड कलर से हमें येलो कलर मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो है केमिकल रिएक्शन होगा। समझ में आया? ठीक है, अब एग्जांपल नंबर थर्ड हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन पे जब रस्ट लगता है तो रस्ट जो होता है ब्राउन कलर का होता है, जबकि आयरन जो है ग्रेइश एंड ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी कलर चेंज होता है। ये आयरन जो है रस्टिंग से पहले अलग कलर का दिखाई देता है, जैसे ही रस्टिंग आता है उसके ऊपर आयरन के सरफेस के ऊपर जब रस्टिंग आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.2 जो है वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर कलर चेंज होना। तो हम इस एक्टिविटी 1.2 में हम क्या देखते हैं, जब हम लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 ट्वाइस का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki से करवाते हैं, तो आपके पास क्या बनता है सब्सटेंस फर्स्ट। तो यहाँ पे होता है क्या, Pb जो है वो प्लस है, NO3 जो है माइनस है, पोटेशियम पे प्लस एंड आयोडाइड यानी कि आयोडीन पे माइनस। यहाँ का Pb जो है वो I से रिएक्ट करता है तो आपका बनाता है लेड आयोडाइड। ठीक है, यानी कि PbI2। क्लियर? अब यहाँ का NO3 माइनस वाला जो है वो K के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। अभी इक्वेशंस को मैंने बैलेंस नहीं कर रखा है, हम इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल केमिकल रिएक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI के साथ रिएक्ट करके लेड आयोडाइड बनाता है, और लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब आपको कहें कि सर ये प्रेसिपिटेट बीमारी क्या है, ये क्या होता है सर, ये नया वर्ड समझ में नहीं आया हमें कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो सिंपल सा है, जब एक या मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब हम मिलाते हैं तो कुछ सब्सटेंस हमें यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ ऐसा मिलता है सॉलिड फॉर्म में, और बाकी सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो जो चीज हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाती है वो इनसॉल्युबल होता है उस सॉल्यूशन के अंदर, और वो सॉल्यूशन, वो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ आके जम जाते हैं। ठीक है, बीकर में या किसी भी कंटेनर के अंदर जहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म बनता है वो लेड आयोडाइड की वजह से बनता है, यानी कि PbI2 की वजह से बनता है। ठीक है,
और ये जो है येलो कलर का होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी ये बनाता है, यानी कि KNO3 भी ये बनाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो नया करेक्टरिस्टिक्स है, यानी फर्स्ट क्या था, फिजिकल स्टेट में चेंज होना, सेकंड क्या था, कलर में चेंजेस आना, थर्ड है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार केमिकल रिएक्शन होने पर आपका गैस रिलीज हो, ठीक है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि केमिकल रिएक्शन होने पर वहां पर गैस जो है रिलीज होगा। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, जैसे कि एक्टिविटी 1.3 आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि जिंक है जो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। और ये बेटा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया जिसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 लिया, ठीक है। जिंक जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे की तरफ। तो जिंक यानी कि Zn, H2SO4, Zn जो होता है वो पॉजिटिव होता है, SO4 जो होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो Zn के साथ यानी इधर Zn का प्लस SO4 के साथ रिएक्ट करके बनाता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। समझ में आया फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यानी एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो है केमिकल रिएक्शंस हैं, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस को। और बेटा ये एक्टिविटी अच्छी है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछी जाती है कभी कभी एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, नई जो प्रॉपर्टी है, नई जो करेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है कि हमें पहले हीट को ऐड करना पड़ता है और वो हीट डिक्रीज हो जाता है। कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शन हमें ऐसा मिलता है कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें हीट मिलता है, ठीक है। तो ये आगे हम कल डिस्कस, मतलब कल क्या मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो सम केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, की टेम्परेचर में चेंजेस के होने की वजह से भी हम ये बता सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं यानी कि H2O के साथ, तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस, जिसे स्लैक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीजें तो अपन घर पे भी करते हैं, जैसे कि काफी टाइम पहले क्या होता था कि अभी तो पेंट आने लग गए, कलर आने लग गए, दिसंबर आने लग गया, लेकिन उससे पहले घरों पे जब कलर या दिवाली के टाइम पे रंग रोशन करना होता है तो हम कल्ली काम में लेते थे। कल्ली का मीन्स क्या होता है, क्विक लाइम होता था, उससे हम पानी में मिलाते थे। तो हम जब मैं छोटा था तो मेरे पापा एंड बड़े पापा जो है उसके पास में नहीं जाने देते, क्यों, क्योंकि वो काफी गर्म हो जाता था कंटेनर, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं आयरन का एक बड़ा सा कंटेनर लेते थे, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर पहले से कोई वाटर रहता था, ठीक है, पानी रहता था। जब उस पानी में क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता था तो वहां पे काफी वो गर्म हो जाता था। आयरन का जो कंटेनर था गर्म हो जाता था और हमें दूर रखा जाता था छोटे बच्चों को कि इसमें हाथ नहीं डालना वरना हाथ वाथ जल जाएगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लैक लाइम के साथ साथ आपका हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो वो जब तक थोड़ा ठंडा होता थोड़ी देर के बाद, उसके बाद स्लैक लाइम से हम कलर करते हैं, ठीक है, कल्ली करते हैं, इसे कल्ली बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, यानी कि क्विक लाइम के अंदर अगर हम थोड़ा सा वाटर और ऐड करें देन द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लाइम स्टोन, लाइम स्टोन को अगर हम हीट दें, अब लाइम स्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हम लाइम स्टोन बोलते हैं। जब लाइम स्टोन को हम हीट देते हैं, देखो मैंने क्या कहा, पहले हमारे कभी कभी हीट नहीं मिलता, दोनों पहले फर्स्ट एग्जांपल में क्विक लाइम और वाटर जो था नॉर्मल टेम्परेचर पे था, जैसे ही हमने ये रिएक्शंस करवाया इन दोनों का तो हमें हीट मिला, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइम स्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं और CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही है और हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम मिलता है, यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और
कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हो जाती है। यानी कि ये क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि जस्ट हमने थर्ड प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। जब आपका जिंक और H2SO4 को रिएक्ट कर रहे थे तो जिंक SO4 मिल रहा था और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। तो हम सेम एग्जांपल एवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर ये भी लिख सकते हैं, जहां पे हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं या हीट देते हैं तो वहां पे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हीट जो है पहले हम दे रहे थे, यानी कि पहले टेम्परेचर ज्यादा था, रिएक्शन के बाद वो टेम्परेचर कम हो गया। अभी हीट कहाँ गई, कैसे गई, वो 11th 12th की केमिस्ट्री के अंदर आप डिस्कस कर लोगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी डिटेलिंग में नहीं है आपके। तो ये हो गया आपका एग्जांपल किसका, चेंज इन टेम्परेचर का। ओके ओके, नेक्स्ट और फाइनल जो प्रॉपर्टी है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या सॉल्यूशन मिलते हैं तो कुछ सॉलिड पार्टिकल बनते हैं। ठीक है, जो कि आपके जो कंटेनर होता है उसके नीचे जम जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, यानी कि सॉल्युबल नहीं होता उस सॉल्यूशन में, वो सॉल्युबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो सम केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन यहाँ पे है, व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड एंड सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म इन प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। क्लियर। अब एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट को किस सॉल्यूशन में मिक्स किया, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के साथ मिक्स किया तो क्या होगा, देखो Ag यानी कि सिल्वर पे प्लस, NO3 पे माइनस, ठीक है, Na पे प्लस, Cl पे माइनस। ठीक है, तो Ag जो प्लस है वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, उसी के साथ NO3 वाला जो नेगेटिव है वो Na के साथ रिएक्ट करेगा और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्राइड बनाएगा और सिल्वर क्लोराइड जो है वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आया कि ये जो रिएक्शंस होगी केमिकल रिएक्शंस होगी। ठीक है, इस एग्जांपल को भी अच्छे से याद कर लेना। ये देखो बेटा, ये जो रिएक्शंस है कहीं ना कहीं आगे भी सेम एज इट इज काम में आएगी। क्लियर। और आपकी एक्टिविटी 1.1 यानी कि यहाँ पे हम मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको बर्न करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर एक हमें व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न कर रहे हैं, यानी कि किसकी प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जो गैस है मैक्सिमम पोर्शन में वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। ये भी एक एक्टिविटी है, केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे एक तरह की फ्लेम मिलती है जब इसको बर्न करते हैं, जब आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो ये भी एक्टिविटी जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि क्यों हम बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे क्लीन क्यों करते हैं। क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ओपन में रखा गया है। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं ऑक्साइड ऑक्सीजन है, तो वहां पे ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से मैग्नीशियम जो है प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन करते हैं ताकि ये रिएक्शंस हमें इजीली मिल जाए। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहाँ तक ही था, जहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शंस और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जितना आप मनी सेव करोगे और जितना बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा मैथ्स के लिए, तो हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।